आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड 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 इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो जी, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 34 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे जून 17 तक सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं विद रिवाइज आंसर। अभी तक हमने सारे कंप्लीट किए हैं और कुछ बच्चों को ये अभी तक नहीं पता कि हम डेली शाम को, सर वैसे कहने को आधा घंटा होता है बट 40 से 50 मिनट अप्रोक्सीमेट 1 घंटा भी लग जाता है, हम डेली शाम को आते हैं। तो प्लीज मैं आपको एक बार दोबारा से बोल रहा हूं सर, दोबारा से बोल रहा हूं, जो बच्चे अभी शाम को सेशन अटेंड नहीं कर रहे इस चक्कर में कि एग्जाम डिले हो गए हैं बाद में अटेंड कर लेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, मतलब ऐसा मत करो यार, क्योंकि अगर आप अभी सेशन अटेंड नहीं करोगे बाद में रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो प्लीज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आपको दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पर देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न पर, और फिर आप उस दिन याद करोगे कि जो हमने सेशन अटेंड नहीं किया था हमने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। ठीक है जी। चलो बाकी जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार, और जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उन्हें अभी पता नहीं लग रहा, बाद में उन्हें पता लगेगा जब वो एग्जाम देके बाहर आएंगे कि हमने क्या चीज मिस की थी। उन्हें ये नहीं पता उन्होंने क्या चीज मिस की है, उनको पता लगेगा बाद में जब वो एग्जाम देके बाहर आएंगे। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे ना स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 34 आज हमें स्टार्ट करना है और आज हमारा पेपर होगा दिसंबर 17 का पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और दिसंबर 17 एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें आपके एग्जाम में जीएसटी पहली बार आया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट जुलाई 17 को जीएसटी आया। अब सीए वालों ने बोला था कि हम पूछेंगे मई 18 से जीएसटी, बट सीएस वालों ने कहा हम दिसंबर से ही जीएसटी पूछ लेंगे। तो आपका पहला अटेम्प्ट जो जीएसटी का था ना वो दिसंबर 17 था। इट मींस अभी तक जून 17 तक हमने जो पेपर किए उसमें हमने सिर्फ 70 क्वेश्चन किए थे इनकम टैक्स के, और दिसंबर 17 से आज जो हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना सर, आज से हम 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। इट मींस हम इनकम टैक्स भी साथ में करके चलेंगे, हम जीएसटी भी साथ में करके चलेंगे, और जहां जहां इंस्टीट्यूट से गलतियां हुई हैं जो आंसर पुराने हैं उसको हम रिवाइज करके चलेंगे। और कमाल की बात देखो सर, दिसंबर 17 के इस पूरे पेपर में अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर गलत हैं। उन 20 क्वेश्चन के आंसर हमें रिवाइज करने हैं। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप बाद में करोगे या खुद करने की ट्राई करोगे तो होप्स आप गलती भी कर सकते हो। तो प्लीज सर ध्यान रखना, क्योंकि आंसर हमें रिवाइज करने हैं, इंस्टीट्यूट ने हमें रिवाइज करके नहीं दिए, वो सारे आंसर रिवाइज ही तब होंगे जब हम मिलकर एक साथ काम करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो इतने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आज हमें इनकम टैक्स भी करना है, जीएसटी भी करना है, बट आज हमारा सारा पूरे 100 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेट वही 30 से 35 क्वेश्चन आज हम करेंगे। फिर 30 से 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, फिर बैलेंस जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो लगा लो 3 सेशन में अब हमारा एक पेपर कंप्लीट होगा जी। इट मींस पहले हमारा 2 सेशन में कंप्लीट होता था, रीजन बीइंग क्योंकि हम 35 क्वेश्चन करते थे, अब क्वेश्चन हमें 100 करने हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन पूरे 100 करने हैं, इनकम टैक्स भी साथ में करेंगे, जीएसटी भी साथ में करेंगे, तो 3 सेशन लगा के अब हमारा एक पेपर कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूं हम जल्दी से जल्दी जो हमारा भी लास्ट एग्जाम क्या है दिसंबर 19 तक वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं एग्जाम से पहले मैं सारे पेपर करवा दूंगा। ठीक है जी। आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप याद करोगे कि सर हमने सारे पेपर कर लिए ना, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो गया। ठीक है जी। चलो फिर स्टार्ट करें क्लास। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जी क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी बताओ क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है यस सर क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, यस सर यस सर यस सर, बहुत ही बढ़िया। और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से। तो आज हमें दिसंबर 17 वाला पेपर स्टार्ट करना है सर। अब दिसंबर 17 का और इस सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स में क्या आया था। और एक बार चेक करो पहला क्वेश्चन, देखो जी पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। वो कहना चाह रहे हैं ए म्युनिसिपल कमेटी लीगली एंटाइटल टू मैनेज एंड कंट्रोल ए म्युनिसिपल फंड इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द स्टेटस ऑफ दैट इज लोकल अथॉरिटी। याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल आएंगे, एचईएफ आएंगे, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी। और लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी। तो उन्होंने वही बोला कि जो म्युनिसिपल कमेटी होती है, ये जो म्युनिसिपैलिटी होती है, वो किस स्टेटस के अंदर आती है, दैट इज लोकल अथॉरिटी। तो जो भी टैक्स रेट होंगे ना वो लोकल अथॉरिटी वाले एप्लीकेबल होंगे। और आप सब जानते हो लोकल अथॉरिटी पर रेट क्या लगता है, फ्लैट 30%।
और सरचार्ज कितना लगेगा, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा लोकल अथॉरिटी वाले केस में, अगर आपने क्लासेस के अंदर ध्यान से पढ़ा हो। तो उसने मुझसे बस मांगा यही है कि भैया अगर म्युनिसिपल प्रॉपर्टी है तो उसको इनकम टैक्स में किस स्टेटस में काउंट करोगे, दैट इज लोकल अथॉरिटी। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लो री, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, राम रिसीव ₹80,000 बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स अपॉन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इन ए प्राइवेट कंपनी, द अमाउंट ऑफ गिफ्ट चार्जेबल टू इनकम टैक्स वुड बी। अब सोच के बोलो सर 80,000 रुपए गिफ्ट मिला, फ्रेंड से गिफ्ट मिला है और रिटायरमेंट पर मिला है, तो क्या ये गिफ्ट एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। आपको मैंने पहले भी कहा था सर, अगर आपको रिलेटिव से मिलेगा तब गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा, अगर मैरिज पर मिलेगा तब गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा। ना तो रिलेटिव है और ना ही मैरिज है, तो 80,000 50,000 से ऊपर जाते ही मैंने कहा था सारा जितना भी प्यार होगा ना वो सारा प्यार टैक्सेबल होगा। तो कंप्लीट 80,000 वैल्यू जो होगी वो यहां पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी, और ऊपर वाले का आंसर क्या बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है। ए डोमेस्टिक कंपनी हैज टोटल इनकम 120 लाख, मतलब डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 120 लाख रुपए है, उस पर सरचार्ज क्या लगेगा? अपने आप बोल देना जी, डोमेस्टिक कंपनी अगर इनकम 1 करोड़ तक है सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ तक है 7%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर लगेगी तो 12%, और फॉरेन कंपनी वाले केस में यहां पे क्या हो जाएगा 2%, और यहां पे क्या होगा 5%। बट क्वेश्चन जो है वो किसका है, डोमेस्टिक कंपनी का है। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी में इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो सरचार्ज का रेट क्या लगेगा, 7%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ओ माय गॉड सर, इतने आसान आसान क्वेश्चन दिसंबर 17 के अंदर आए थे। अभी आगे तो बढ़ो, अभी पता लगेगा क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। आगे देखो री, मिस्टर आलोक चैटर्जी बोर्न एंड ब्रॉट अप इनटू इंडिया सिंस 1970, left for Singapore on 10th October 2019 for the purpose of employment, his residential status would be। ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया एक इंडिविजुअल है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। अपने आप बोल देना, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाएगा तो क्या दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे या ओनली वन चेक करेंगे? ओनली वन चेक करेंगे। और ओनली वन बेसिक कंडीशन कौन सी है, 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब चेक करो वो बाहर कब गया, 10 अक्टूबर को बाहर गया। तो अगर 10 अक्टूबर को बाहर गया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 10 अक्टूबर तक वो इंडिया में था। अब कितने दिन वो इंडिया में था वो निकाल लो, अप्रैल में 30 दिन, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। और मैंने पहले भी कहा था जिस दिन वो इंडिया छोड़ के बाहर जाएगा वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, तो 10 तारीख में इंडिया में काउंट होगी। टोटल बन गए 193, और अगर ये 193 बने तो 182 से ऊपर है तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, रेजिडेंट। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर आरओआर बनेगा आरएनओआर बनेगा? ऑब्वियस सी बात है आरओआर बनेगा। आरओआर क्यों बनेगा, क्योंकि वो 1917 से वो इंडिया में ही रह रहा है। अब अगर वो 1917 से इंडिया में ही है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी, तो ये रेजिडेंट और आरओआर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जी। अब देखो इन चारों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं है ना, बिल्कुल गिरे गिरे क्वेश्चन हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, in case of individual being RNOR the following income is chargeable to tax। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है ना वो ROR नहीं है, RNOR है। और अगर वो RNOR है तो नीचे दी गई इनकम में से कौन सी इनकम RNOR के हाथ में टैक्सेबल होगी? अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, वैसे RNOR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? अगर कोई इनकम इंडिया में कमाई है टैक्सेबल है, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव की है टैक्सेबल है, अगर इनकम आपने इंडिया से बाहर कमाई है बट उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा तो भी वो इनकम क्या हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल। ये सारी बातें हमने आरएनओआर वाले केस में की थी। और एक बार चेक करो, वो कहना चाह रहे हैं बिजनेस इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया, ये टैक्सेबल नहीं होगी। उसने कहा प्रॉपर्टी इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया इफ इट इज डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, यस ये टैक्सेबल हो जाएगी। और इंटरेस्ट इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने मांगा क्या है कि आरएनओआर के हाथ में इनमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। आगे चलें जी। यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ओके जी, आओ जी आगे बढ़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, इसको मैं सही करना है जी। और आप ये आंसर निकालोगे, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। एक बार चेक करो, मिस्टर अजय ए 40 साल है जी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अर्न एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। अब एग्रीकल्चर इनकम ये क्या है, एंड लैंड जो है ना वो सिचुएटेड श्रीलंका में है। पहली बात तो ये बताओ क्या ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड टैक्सेबल है? टैक्सेबल है।
सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम अपने इंडिया में अराइज की होगी तो एग्जम्प्ट होगी, अगर इंडिया से बाहर अराइज की होगी तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अभी एग्रीकल्चर इनकम श्रीलंका में कमाई है, इंडिया से बाहर कमाई है, तो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल है। उसने बोला भी क्या है, रेजिडेंट है, इट मीन इसके हाथ में इनकम टैक्सेबल है। उसके बाद अदर इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है। ठीक है, अदर इनकम हमारी कितनी है, 7 लाख रुपए। अब देखो 7 लाख रुपए तो ये इनकम निकल के आ रही है। ठीक है, 7 लाख रुपए ये इनकम निकल के आ रही है और 1 लाख रुपए ये, टोटल कितने हो गए, 8 लाख रुपए की इनकम निकल के आ गई। अब अगर मैं 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स चार्ज करूंगा तो टैक्स कितना निकल के आएगा, 5 लाख से ऊपर कितनी है, 3 लाख, उसका आ जाएगा 20%। और फिर बैलेंस रह गई 5 लाख, उसमें से 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, और बैलेंस 2.5 लाख पे लगेगा 5%। तो यहाँ पे 72,500 रुपए का टोटल टैक्स आएगा। एक बार दोबारा निकाल के देखो जी, मेरी इनकम 8 लाख रुपए निकल के आ रही है, तो अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए निकल के आ रही है तो उसमें से 3 लाख रुपए की इनकम का 20%, 60,000 रुपए हो गया, और 2,50,000 का 5%, 12,500 हो गया, 72,500 आ गया। इसमें 4% अगर मैं सेस ऐड करूंगा तो 75,400 ये आपका टैक्स निकल के आएगा। तो भैया सिंपल सी बात बस यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि बहुत ध्यान से सर यहाँ पे चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना कि यहाँ पे ना एग्रीकल्चर इनकम गलती से भी एग्जम्प्ट मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे, टैक्स निकालेंगे 7 लाख पर, आंसर बिल्कुल गलत आएगा। और आपके मॉड्यूल में जो आंसर दिया है ना, वो आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने, जो आंसर दिया है दैट इज 87550। ये आंसर गलत क्यों है, क्योंकि ये दिसंबर 17 का पेपर है, उस टाइम स्लैब रेट अलग थे, उस टाइम सेस का रेट भी अलग था। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो आंसर ये आएगा, बट वो आंसर हमारे किसी काम का नहीं है। एज पर लेटेस्ट लो हमारा सेस भी चेंज हो गया, हमारे स्लैब रेट भी चेंज हो गए, तो उस केस में आंसर जो नए वाला निकल के आएगा, तो नए वाला आंसर क्या होगा, 75,400। अब एक बच्चा ये सामने बैठा है, बच्चा कह रहा है यार सर ना मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं कल से सेशन अटेंड ही नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या हो गया, कहता सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या हुआ, कहता सर यहाँ पे लिखा है इस टोटल इनकम इन इंडिया 7 लाख रुपए है, तो हमारी तो टोटल इनकम 7 लाख रुपए है ना, तो इस 7 लाख में तो 1 लाख इंक्लूड होगा। नालायक, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने जो ऊपर वाली बोली है एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से बाहर कमाई वो 1 लाख रुपए है, और जो इनकम इंडिया में कमाई है वो 7 लाख रुपए है। सर अगर ये वर्ड इंडिया ना बोलता ना और वो ये बोलता उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए है, तो आप ये एज्यूम कर सकते थे कि उस 7 लाख में 1 लाख भी इंक्लूड है। तो मेरे नंद किशोर, मेरे नंद लाल, यहां पे साफ साफ उसने बोला कि उसने जो इंडिया में इनकम कमाई है वो 7 लाख रुपए है, और इंडिया से बाहर वाली इनकम 1 लाख रुपए है, तो टोटल इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल होगी ना वो 8 लाख रुपए की होगी। तो सर 8 लाख पे टैक्स चार्ज करना, गलती से भी 7 लाख पे मत कर देना। आंसर आपको 7 लाख के कोडिंग भी दिया होगा, और कई बच्चे वही गोला भर के आएंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है। तो एग्रीकल्चर इनकम ये टैक्सेबल मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए टैक्सेबल नहीं कर रहा कि भैया यहां पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम, मैं इसलिए टैक्सेबल कर रहा हूं क्योंकि इंडिया से बाहर कमाई है। और अगर यही एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अराइज की होती फिर तो एग्जम्प्ट होती, फिर सिर्फ 7 लाख रुपए टैक्सेबल होता। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। यस सर, तो इसका नया आंसर है 75,400, इसका आंसर सही कर लेना जी। अगले पर आओ जी, अगला बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन। मिस्टर, नाम छिप गया, मिस्टर कौन है, मिस्टर मेनन। लो री, मिस्टर मेनन हैविंग टी एस्टेट इन मनर केरला अर्न 5 लाख बाय वे ऑफ ग्रोइंग टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चर टी, मतलब टी लीव्स उगा रहे हैं और फिर टी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इनकम चार्जेबल टू टैक्स, वो कह रहे हैं कि इसकी सेल से जो प्रॉफिट आई है ना, वो प्रॉफिट हमारे कितने हैं, वो प्रॉफिट 5 लाख रुपए के हैं। तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, आपको मैंने पहले भी कहा था टी वाले केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब अगर 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्सेबल कितनी होगी, 40% होगी ना। तो भैया 5 लाख का 40% अगर निकाल लोगे तो 2 लाख रुपए इनकम टैक्सेबल आ जाएगी। बताओ इस क्वेश्चन में था क्या। और जो बच्चा इस पे 60% लगा के आएगा वो 3 लाख रुपए, वो 3 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जम्प्ट है। तो सर ध्यान रखना 3 लाख भी आंसर दिया हुआ है, तो ये जल्दबाजी के चक्कर में पेपर गलत मत करके आना। मैं पूरी क्लास को बस यही एडवाइस करूंगा जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कि क्वेश्चन कम से कम भी 2 बार पढ़ना, तब जाके आंसर सही आएगा। जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करेंगे वो अपने करियर से खेलेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो इसमें आंसर कितना निकल के आएगा, 2 लाख रुपए। 40% हमारी इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है, वो टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, सर इसमें तो, इस पेपर में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। अभी चिंता मत करो, बढ़ते तो रहो आगे, इतनी जल्दी क्यों आप वो कर रहे हो, आगे बढ़ो। आगे देखो रे, मिस्टर विजय एम्प्लॉय इन एबीसी लिमिटेड ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रिसीव रुपीज 12 लाख बाय वे ऑफ ग्रेचुटी। 12 लाख रुपए ग्रेचुटी मिल रही है। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल। द मॉनिटरी लिमिट फॉर एग्जाम्पशन न्यू सेक्शन 1010। आपने बोल दो ग्रेचुटी की नई लिमिट क्या है जी, अब 20 लाख रुपए की लिमिट है। याद करें क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है।
अब पुराने जमाने के अंदर लिमिट क्या थी, 10 लाख रुपए थी। इन्होंने आंसर 10 लाख दिया हुआ है, बट ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो आंसर कितने हैं, 20 लाख रुपए। ये आंसर ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, कई बच्चों का ना क्वेश्चन ही आता है कि सर वो 20 लाख रुपए की लिमिट है, वो लिमिट कब है? इट मीन एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तब है, या एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तब है। दोनों ही केस में अब लिमिट 20 लाख रुपए की है, नई वाली, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, और जो कंफ्यूज करने वाले बच्चे हैं उनसे भी दूर रहना, क्योंकि कई बार बच्चे अभी जिनको पुराना लो पता, वो क्या बोलेंगे, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो 20 लाख है, कवर नहीं है तो 10 लाख है। अब दोनों ही केस में लिमिट 20 लाख हो चुकी है, चाहे वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो या वो कवर ना हो, दोनों ही केस में लिमिट 20 लाख है, बस एक बात ध्यान दो, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान देखो रही, वो कहना चाह रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन रिटायरमेंट। लीव इनकैशमेंट की लिमिट क्या है सर, बताओ। 3 लाख रुपए की लिमिट है। मेरा तो क्वेश्चन करने का मन ही नहीं कर रहा, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन। 3 लाख रुपए की लिमिट आप सब जानते हो सर। लीव इनकैशमेंट वाले केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए। तो आंसर कितना आएगा, 3 लाख रुपए आएगा। आगे चलते हैं। अब यहां पे ध्यान देना सर, अब यहां पे क्वेश्चन अब थोड़े बड़े बड़े आना स्टार्ट होंगे, और मुझे आपका माइंड अब यहां पे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम सेशन छोड़ के गायब हो चुके हैं। रीजन मीन वो कह रहे हैं ये तो क्वेश्चन हम खुद ही कर लेंगे। मैं देख लूंगा कितने बच्चे खुद कर लेंगे, बट जितने बच्चे बैठे हैं क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे जी। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या है, वो कहना चाह रहे हैं मिस्टर मूर्ति इज एम्प्लॉय इन एबीसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे। ही इज एलिजिबल फॉर 24,000 एज अलाउंस फॉर द ईयर टुवर्ड्स एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क। द अमाउंट ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस चार्जेबल टू टैक्स। वो ये बात कहना चाह रहे हैं 24,000 रुपए का अकेडमिक अलाउंस मिला। अब अगर 24,000 रुपए का अकेडमी अलाउंस मिला तो उसने पूछा टैक्सेबल कितना होगा। अब सर पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है, देखो मैंने लिखा भी है रॉन्ग आंसर, इसका क्वेश्चन ही गलत है। आप चेक कर लेना, आईसीएसआई के जो इसके आंसर है ना, उन्होंने खुद माना है इस क्वेश्चन में गलती है। और इस क्वेश्चन में मेरी पूरी क्लास बताएगी सर। जब हमने क्लास में सैलरी का चैप्टर किया था तो आपको मैंने कहा था अलाउंसेस की 2 कैटेगरी होती हैं, 6 अलाउंस अलग होते हैं, 7 अलाउंस अलग होते हैं। और जो 6 अलाउंस होंगे उसमें एग्जम्प्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। और जो 7 अलाउंस होंगे उसमें एग्जम्प्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। अब जो 6 अलाउंस उसका नाम क्या कहता है, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है जी। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो चेक करो, अकेडमिक अलाउंस उन 6 कैटेगरी में कवर है, और अगर अकेडमिक अलाउंस उन 6 कैटेगरी में कवर है तो एग्जम्प्ट क्या होंगे, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। अब उसने मुझे अमाउंट रिसीव तो दे दिया, अमाउंट स्पेंड तो मुझे दिया ही नहीं, और जब तक मुझे वो अमाउंट स्पेंट ही नहीं देगा मैं आंसर क्या निकालूंगा सर। तो भैया इसका आंसर कुछ भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट स्पेंट कितना। देखो मैंने लिखा भी है अमाउंट स्पेंट नॉट गिवन, ये क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं है। और ये इंस्टीट्यूट ने माना भी है, उसने अपने आंसर में लिखा भी है कि हमने अमाउंट स्पेंड नहीं दिया, तो इसलिए बच्चा इन चारों में से कोई भी ऑप्शन टिक करके आएगा ना, उसको हम नंबर दे देंगे। बट अगर अब ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के अगर बन गया, अगर मान लो जुलाई के अंदर बना या दिसंबर के अंदर बना, इसमें अमाउंट स्पेंड दिया होगा, तो जो भी अमाउंट स्पेंड और अमाउंट रिसीव में से कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, और बैलेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अमाउंट स्पेंड दिया होता 10,000 तो क्या करते, तो 24,000 मिला, 24 और 10 लेस क्या बनेगा, 10,000 बनेगा ना। तो 24 में से 10,000 एग्जाम्प्ट था, 14,000 जो था वो टैक्सेबल था, बस ये बात ध्यान दो। तो उसने मुझसे मांगा टैक्सेबल कितना है, मैं टैक्सेबल बता ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंट ही नहीं है, और अगर अमाउंट स्पेंट ही नहीं है तो भैया कुछ भी आंसर हो सकता है ना। तो ये चारों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो अगर आप इन चारों में से सिंगल आंसर भी उस टाइम जो बच्चा करके आया था उसको बिल्कुल नंबर मिले थे। बट अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा तो अमाउंट स्पेंड दिया होगा, जो भी अमाउंट स्पेंड दिया होगा उसके बेस पे आंसर करना, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। आगे देखो री फिर अगला है जी, मिस्टर लक्ष्मी रिसीव 60,000 बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1019। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अदर सोर्स का चैप्टर आपने किया होगा, आपको मैंने कहा था फैमिली पेंशन जो होती है वो टैक्सेबल होती है, बट टैक्सेबल सारी नहीं, कुछ डिडक्शन माइनस करने के बाद। और डिडक्शन कितनी होती है, आपका 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई पेंशन आर्मी वालों को मिलती है तो उनके हाथ में एग्जम्प्ट होती है, और आर्मी वालों की पेंशन एग्जम्प्ट कहाँ होती है, सेक्शन 1019 के अंदर। चेक करो अदर सोर्स में आपने किया होगा, तो आर्मी वाले केस में सारी फैमिली पेंशन एग्जम्प्ट है। तो अगर सारी फैमिली पेंशन एग्जम्प्ट है, और आप खुद चेक करो सेक्शन 10 के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेक्शन 10 किसका एग्जम्पशन का, तो ये सारी पेंशन एग्जम्प्ट है। तो उसने पूछा टैक्सेबल कितना होगा, उसने मुझसे पूछा है, ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1019। यहां पे अब एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन कितनी है, सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल मेरा कितना होगा, नील।
ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान रखना, आंसर हमारा जो निकल के आएगा ना, आंसर हमारा टैक्सेबल जो हमारा निकल के आएगा वो टैक्सेबल हमारा नील निकल के आएगा, और जो एग्जम्पशन हमें मिलेगी ना वो एग्जम्पशन हमारी कितनी मिल जाएगी, पूरी की पूरी 60,000। ठीक है जी। तो इसका आंसर यहां पे सही कर लेना जी। आंसर यहां पे हमारा एग्जम्पशन निकल के आएगा पूरा 100% एग्जम्प्ट है, और टैक्सेबल हमारा कितना होगा, टैक्सेबल हो जाएगा नील, क्योंकि जितना मुझे मिला वो अगर सारा ही एग्जम्प्ट होगा, जितना मुझे मिला अगर वो सारा ही एग्जम्प्ट होगा तो टैक्सेबल मेरा कितना निकल के आएगा, नील निकल के आएगा। ठीक है जी, एग्जम्पशन पूरी और टैक्सेबल नील आएगा। उसके बाद देखो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना रही। अगला क्वेश्चन एचआरए का है, बहुत ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर अमित एम्प्लॉय इन एक्स कंपनी लिमिटेड, Salim received 10,000 per month as HRA in the year 1920. His total salary 4 lakh consisting of basic pay plus में DA. He paid rent 8,000 per month. How much HRA is exempt from tax? कितना HRA exempt है ये हमें बताना है, exemption बतानी है, taxability नहीं बतानी। पहले तो मुझे इतना बताओ, HRA वाले केस में exemption कितनी मिलती है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी exempt। अब लीस्ट किस में से, पहला एक्चुअल, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा अगर मेट्रो सिटी में तो 50%, अदर में है 40। अब यहां पे मुझे सिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने क्या कहा था, ऑलवेज एज्यूम क्या करोगे, सैलरी का 40%। अब एक बार चेक करना, पहला एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 10,000 पर मंथ मिला, तो एक साल में कितना मिला, 1,20,000। सेकंड रेंट पेड मेरा कितना है, 8,000 पर मंथ है, दैट इज 96,000। और फिर सैलरी का 10%, सैलरी मुझे दी है, यहां पे सैलरी मुझे कितनी दी है, 4 लाख रुपए की सैलरी दी है। अब अगर सैलरी 4 लाख रुपए की है, उसका 10% कितना आएगा, 40,000 पे, और जो सैलरी 4 लाख दी है उसका 40% कितना आएगा, 1,60,000 पे। अब अगर मैं इसमें से लीस्ट की बात करूंगा तो लीस्ट मेरा कितना बनेगा, 56,000। ये 56 कैसे बनेगा, रेंट पेड 96 माइनस में सैलरी का 10% कितना बच गया, 56। तो इसमें से लीस्ट क्या बन गया, 56। अच्छा, अब जो ये लीस्ट आएगा ये एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है। तो भैया अगर एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं तो एग्जम्पशन कितनी आएगी, 56,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चा कहता है सर अगर ये टैक्सेबल की बात करता फिर आंसर क्या आता, अगर ये टैक्सेबल की बात करता तो फिर 1,20,000 आपको एचआरए मिला, उसमें से 56,000 क्या हो जाता, एग्जम्प्ट, तो बैलेंस जो 64,000 होता ना वो टैक्सेबल होता। बस ये बात ध्यान दो। तो सर अगर वो टैक्सेबल मांगता तो आंसर 64 बनता, अगर वो एग्जम्पशन की बात करेगा तो आंसर कितना बनेगा, 56,000। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एचआरए का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बट कई बच्चों को मुश्किल लगता है, उन्हें मुश्किल इसलिए लगता है कि उन्होंने पहले एचआरए पढ़ा नहीं होगा। तो प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, एचआरए रिवीजन करने के बाद अगर इस क्वेश्चन करोगे ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने सैलरी का 40% क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको सिटी नहीं दी होगी तो हम ये मानेंगे अदर देन मेट्रो सिटी है, और अगर अदर देन मेट्रो सिटी होगी तो सैलरी का 40% लेके चलेंगे। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ो फिर। A registered trade union earn income by way of interest on fixed deposit held with State Bank of India of 5,60,000. The interest income chargeable to tax in the hands of trade union would be, हाँ नहीं, कितना टैक्सेबल होगा, आंसर आएगा नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि ट्रेड यूनियन के हाथ में सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है। सेक्शन 10 में ट्रेड यूनियन के हाथ में सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अच्छा, कई बच्चों के ना मैंने कमेंट देखे हैं, उनको सेक्शन 10 में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वो कह रहे हैं सर सेक्शन 10 की ना लिस्ट हमें याद नहीं हो पा रही, और मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया सेक्शन 10 की लिस्ट मैं दूंगा। तो कल संडे है, आज हमारा सैटरडे है ना, आज हमारी 16 तारीख है, 16 तारीख मतलब अच्छा कल तो लॉकडाउन का भी, कल तो आज लोग, अच्छा कल हमारा संडे है ना, फिर ठीक है। तो कल अगर संडे है तो मैं कल ऐसा करूंगा, सेक्शन 10 की लिस्ट ही आपके बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मंडे शाम तक ना मैं एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो जब मैं ट्यूसडे को सेशन डालूंगा ना, तो ट्यूसडे को सेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा वो लिस्ट कहां से डाउनलोड करनी है। ठीक है जी, चलो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने जा रहा हूं अब, कि कल मैं पूरा बैठ के मुझे यही काम करूंगा, सेक्शन 10 के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे ना उसकी लिस्ट मैं एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो ट्यूसडे को सेशन से पहले आपको बता दूंगा आपने डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब मैं कल यही काम करूंगा। जिन जिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी उनकी रिक्वेस्ट मैं कल पूरी करने जाऊंगा। सेक्शन 10 की कंप्लीट लिस्ट बना के मैं वहां पे डाल दूंगा, आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, बच्चा कह रहा है थैंक यू सर। तो ठीक है, तो ध्यान रखना ट्रेड यूनियन की जो इनकम होती है वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, और अगर इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा, आंसर आएगा नील, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेबी मीना, नाम भी देखो कह रही, बेबी मीना, एज 12 साल की है, ए चाइल्ड आर्टिस्ट एक्ट इन फीचर फिल्म एंड अर्न 3,50,000
टोटल इनकम उसके फादर की 5,20,000 है, मदर की 4,80,000 है। माइनर इनकम क्या होगा? माइनर की इनकम का क्या होगा? वैसे तो माइनर की इनकम क्लब होती है पेरेंट्स में, उस पेरेंट्स में जिसकी इनकम ज्यादा होती है, बट मैंने कहा था माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी अगर उसके स्किल की इनकम है, टैलेंट की इनकम है। अब ये जो 3.5 लाख रुपए की इनकम है, ये उसके स्किल की इनकम है ना, तो ये इनकम माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी ये पेरेंट्स में। और अगर ये इनकम क्लब नहीं होगी तो इस इनकम पर माइनर खुद टैक्स पे करेगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी, चार्जेबल टू टैक्स इन हर ओन हैंड, मतलब उसके खुद के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। और देखो मैंने लिखा भी है, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, रीजन बीइंग क्योंकि माइनर की इनकम जो है वो स्किल से है और टैलेंट से है, ये इनकम कभी क्लब नहीं होती। उसके बाद देखो जी अगला क्या रही, अगला क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम के अंदर बन चुका है सर, ये चेक करो हम कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। रिवर्स मोर्गेज, और आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, रिवर्स मोर्गेज में आने वाली इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। तो वो कह रहा है कितना टैक्स देना पड़ेगा? आंसर आएगा नील, क्योंकि इनकम एग्जम्प्ट है। ठीक है, और ये कितनी बार क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो बस अब तो मेरे ख्याल से रट भी चुका होगा कि अगर क्वेश्चन में रिवर्स मोर्गेज दिखेगा ना, तो रिवर्स मोर्गेज के अकॉर्डिंग मिलने वाला जो भी पैसा होगा वो एग्जम्प्ट होगा, उस केस में कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो आंसर कितना बनेगा? नील बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, registered political party have to maintain a records of the contribution and name and address of the person who have made such contribution where each contribution exceed। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने जरूरी है, कब मेंटेन करने जरूरी है? अगर कंट्रीब्यूशन कितनी लिमिट से ऊपर होगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है। याद करो सर, रिटर्न के चैप्टर में ना एक सेक्शन नंबर 139(4) भी हमने किया था, जहां पर मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी होती है, चाहे उसकी इनकम एग्जम्प्ट ही क्यों ना हो। और इनकम एग्जम्प्ट का होती है सेक्शन 10(13)(a), सॉरी सेक्शन 13(a). अब जो सेक्शन 13 कैपिटल ए है ना, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है। जो आपका सेक्शन नंबर 13 कैपिटल ए है उसमें सारी इनकम एग्जम्प्ट है। और उस सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा कि अगर कंट्रीब्यूशन 20,000 से ऊपर होगा ना, तो पॉलिटिकल पार्टी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन 20,000 से ऊपर होगा तो पॉलिटिकल पार्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी है। तो उसने मुझसे मांगा क्या कि कंट्रीब्यूशन कितनी वैल्यू से ऊपर हो कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20,000 रुपए की लिमिट है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर ये लिमिट बेस वाले क्वेश्चन में ना मैं बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा तो फिर हम याद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिंपल सिंपल आपने बताए वो तो हमें याद है, बट जहां लिमिट की बात होती है ना वहां हमें बहुत दिक्कत आती है। सर लिमिट की बात तभी आपके माइंड में बैठेगी, आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप डेली बेस पे याद करोगे। अगर आप डेली बेस पे याद करोगे, और इवन मैंने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे समरी नोट्स भी डाले हुए हैं लिमिट्स के, अगर कई बच्चों को पता है। ठीक है, और अगर वो कई बच्चों ने डाउनलोड कर लिए तो ठीक है, वो पुराने हैं, वैसे वो दिसंबर वालों के लिए थे, जून वालों के लिए भी मैंने निकाले नहीं है। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जहां जहां लिमिट्स है ना उस लिमिट्स को हाईलाइट करके जरूर रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में लिमिट्स बहुत सारी आती है, और अगर लिमिट्स आपने सही ढंग से नहीं की तो बिना बात के आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, तो लिमिट्स बहुत ध्यान रखनी है जी। चलो जी आगे चले हम। देखो अगला क्वेश्चन भी लिमिट वाला है, उससे अगला क्वेश्चन भी लिमिट वाला है। आप खुद चेक कर सकते हो पेपर में लिमिट कितनी आ रही है, और ऑलमोस्ट 70% पेपर जो होते हैं ना वो लिमिट बेस बनते हैं। अब अगर लिमिट ही याद नहीं होंगी तो बताओ हम आंसर क्या दे के आएंगे? ठीक है, तो प्रोविजन भी क्लियर होनी चाहिए और लिमिट्स भी आपको याद होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, और बाकी उम्मीद करता हूं कि अगर टाइम मिला तो एक कंप्लीट लिमिट वाली ना वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बट अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं कमिटमेंट नहीं कर रहा। जैसे ही टाइम मिलेगा तब मैं देख लूंगा कि अगर मुझे लिमिट वाली वीडियो लेके आनी है कैसे भी करना है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ो। अच्छा, जिनको डाउट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, वैसे डाउट्स होने नहीं चाहिए सर, क्योंकि दिसंबर 17 के जब मैंने पेपर घर में किया था ना, ये बिल्कुल आसान था, पूरा लिमिट बेस्ड था। बट अगर फिर भी डाउट आ रहे हैं तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि इस क्वेश्चन में डाउट है कि आप सर इस क्वेश्चन बता दो। बट पहले एक बार पहले खुद चेक करना फिर मुझसे पूछना जी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्टर बालन इज एम्प्लॉय इन एसएस लिमिटेड एट मदुरई। ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर। आरएफए मिला और वो घर एम्प्लॉयर के खुद का है। द परसेंटेज ऑफ सैलरी टू बी अडोप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। वो कह रहे हैं कितनी परसेंटेज लेंगे वैल्यू निकालने के लिए। सर आपने क्लास में किया भी था, अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का होगा तो वो डिपेंड करता है किस एरिया में उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अब अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से ऊपर है 25 लाख तक है 10%, और अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15%। अब मुझे भैया इसने बोल तो दिया मदुरई, अब मदुरई में पॉपुलेशन कितनी है मुझे क्या पता। तो अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा, वैसे मैंने कहा था उस केस में 15% करके आना। बट इस केस में अगर 15 भी करके आओगे, 10 भी करके आओगे, 7.5 भी करके आओगे, ये तीनों आंसर सही हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा,
आईसीएसए के आंसर चेक कर लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों ने तीनों में से कोई भी किया था ना, हमने उसको नंबर दिए हैं। बट अगर अब ये क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो इसमें पॉपुलेशन दी होगी, और जो पॉपुलेशन दी होगी ना उसके बेस पे आपने आंसर करके आना है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में देखो मैंने लिखा भी है पॉपुलेशन नॉट स्पेसिफाइड, इसलिए हम इसका आंसर परफेक्ट नहीं दे सकते। पॉपुलेशन अगर दी होती तो हम एग्जैक्ट आंसर दे के आते। ठीक है, देखो ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं एमसीक्यूज के अंदर, और अगर कोई बच्चा इसको छोड़ के आएगा तो नंबर कट जाएंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भैया मुझे करके आना है, क्वेश्चन गलत है, फिर भी करके आओगे तभी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। आगे देखो, मिस्टर रवि एम्प्लॉय इन कॉटन इंडिया लिमिटेड हैज अकाउंट मैनेजर, द एम्प्लॉयर पेड 1,60,000 एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड टू द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। याद करो सैलरी का चैप्टर आपको मैंने उस टाइम लिखवाया भी था, अगर आप डायग्राम जाके चेक करोगे, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया 1.5 लाख रुपए तक, तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर 1.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट किया होगा तो एक्सेस वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, परक्यूसिट बन जाएगा। तो एक बार चेक करना उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया है, 1,60,000। तो अगर 1,60,000 पे कंट्रीब्यूशन किया तो 1.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, बैलेंस कितना रह गया 10,000, तो वो क्या बन जाएगा परक्यूसिट। तो इसका आंसर कितना बनेगा 10,000, बस ये पर ध्यान दो। देखो मैंने लिखा भी है कि भैया 1.5 लाख रुपए तो आपका क्या है एग्जम्प्ट है, 1.5 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर वाला क्या है टैक्सेबल, और एक्सेस पोर्शन हमारा कितना हो गया 10,000, तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो री, उसके बाद फिर ये है मिस्टर बॉबी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मिस्टर बॉबी एम्प्लॉयड इन पीक्यूआर लिमिटेड वाज परमिटेड टू एडमिट हिज ओनली सन इन द स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, और मैंने पहले भी कहा था अगर फैसिलिटी चिल्ड्रन एजुकेशन होगी तो उस केस में एक दो चीज होती है, एक तो अलाउंस होगा, एक फैसिलिटी होगी। अब अगर मैं अलाउंस की बात करूंगा तो अलाउंस वाले केस में क्या था 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होगा, और मैक्सिमम 2 बच्चे एग्जम्प्ट होंगे, बस ये बात ध्यान दो। और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूंगा तो अगर वो स्कूल उसके खुद का है तो जितने नियर बाय एरिया में स्कूल फीस चार्ज करेंगे वो टैक्सेबल होगा। बट अगर फीस 1,000 रुपीज पर मंथ है और पर चाइल्ड है तो एग्जम्प्ट है, और अगर फीस 1,000 से ऊपर की होगी ना तो कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना। तो सर यहां पे बहुत सारे बच्चे एक्सेस वैल्यू करते हैं, मतलब अगर वैल्यू 1,500 रुपए है तो वो 500 रुपए टैक्सेबल करते हैं। तो अगर आपने अपनी बुक्स में एक्सेस वैल्यू लिखा हुआ है चेक कर लेना, आप यहां पे ऑलरेडी अमेंडमेंट आ चुकी है सर, यहां पे ऑलरेडी अमेंडमेंट आ चुकी है। इट मींस अगर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाले केस में अगर वैल्यू 1,000 से ऊपर होगी ना तो होल वैल्यू टैक्सेबल करनी है, एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो। तो एक बार चेक करना उसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है अदर चिल्ड्रन की वो 1,800 रुपए है। अब अगर 1,800 पर मंथ है, वैसे 1,000 रुपए एग्जम्प्ट है, तो कोई बच्चे क्या करेंगे 800 रुपए टैक्सेबल मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ गया 96, वो आंसर दे के आएंगे ये वाला। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है जी। इट मींस एक्सेस वैल्यू नहीं, कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल करनी है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाले केस में। एक बच्चा बोलता सर अलाउंस वाले केस में तो ऐसा नहीं है, नहीं अलाउंस वाले केस में एक्सेस वैल्यू है। इट मींस अगर मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 120 तो 100 रुपए एग्जम्प्ट है, 20 टैक्सेबल है अलाउंस वाले केस में। बट अगर मैं परक्यूजिट की बात करूंगा तो वैसे 1,000 एग्जम्प्ट है, बट अगर वैल्यू 1,000 से ऊपर होगी ना तो कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल करनी है, बस ये बात ध्यान दो। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का होगा तो लिमिट 100 रुपए की है, अगर वो फैसिलिटी का होगा लिमिट 1,000 रुपए की है, अगर वो अलाउंस का होगा तो एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल होगी, और अगर परक्यूजिट का होगा तो कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल होगी। तो यहां पे 1,800 रुपए है, तो 1,800 मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो 21,600 रुपए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने अपनी बुक में लिखा हुआ ना एक्सेस वैल्यू, उसको सही कर लेना, पूरी कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल होती है परक्यूजिट वाले केस में, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर, आगे देखो री, व्हेन इंटरेस्ट, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिसीव, इट इज, क्या कहना चाह रहे हैं याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था अगर यूआरपीएफ से आपको पैसा मिलता है तो यूआरपीएफ वाले केस में 4 हिस्से हम करते हैं, 4 हिस्से। एक तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट पे टैक्सेबल है उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि वो ड्यूरिंग जॉब टैक्सेबल हो चुका है। और मैंने उस टाइम कहा भी था अगर एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, बट वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा।
तो देखो उसने क्वेश्चन मुझसे मांगा क्या है कि एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम किस हेड की बनेगी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आंसर ये आएगा। अब जिन बच्चों ने यूआरपीएफ वाला कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं पढ़ा, इवन मैंने प्रोविडेंट फंड की ना, मेरे ख्याल से मैंने क्लास आपको डाली थी, प्रोविडेंट फंड मैंने पूरा समझाया था सैलरी का, मुझे अभी तक याद आ रहा है, मैंने पूरी क्लास डाली हुई है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अब अगर प्रोविडेंट फंड आपने वो नहीं देखा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड अगर आपने क्लासेस में कहीं से भी पढ़ा है वो दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ध्यान आ रहा है यूआरपीएफ वाले केस में एम्प्लॉई का जो इंटरेस्ट होता है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं, सैलरी में नहीं करते, और जो एम्प्लॉयर वाला इंटरेस्ट है वो सैलरी में टैक्सेबल करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो ये सारी बात हमने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, तो उसने मुझसे एम्प्लॉई की बात की है, एम्प्लॉयर की बात नहीं की, तो टैक्सेबल कहां पे होगा, अदर सोर्स में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, DPM Limited constructed staff quarter and let out the same during the financial year 1920. Its rent received 7,50,000 by way of rent from employee during the year. The rental receipt is taxable. याद करो, आपका मैंने पहले भी कहा था, अगर लेट आउट एक सप्लीमेंट्री बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको किराए पर दिया, बट किराए पर देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है, किराए पर देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है, किराए पर देने से मेरा बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, तो रेंटल इनकम मेरी पीजीपी की होगी। तो उसने क्या बोला कि भैया उसने कुछ घर कुछ बनाए हैं और वो अपने एम्प्लॉइज को अलॉट कर दिए किराए पर। अब अगर घर एम्प्लॉय को अलॉट किए किराए पर तो किस लिए अलॉट किए होंगे, ताकि उसका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, और अगर मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा तो अभी रेंटल इनकम होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी, पीजीपी के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, पीजीपी। अब कई बच्चे हाउस प्रॉपर्टी करके आएंगे सर, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, हर केस में रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती। आपको मैंने 3 केस बाहर निकाले थे। सबसे पहला, अगर किसी बिल्डिंग में बिजनेस कैरी करोगे वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है। अगर आपने घर किराए पर दिया और घर एक किराए पर देना आपका मेन बिजनेस नहीं है, आपने किराए पर इसलिए दिया ताकि मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, तो भी इनकम पीजीपी की है। और अगर एक कॉम्पोजिट रेंट है, इनसेपरेबल है, तो भी इनकम पीजीपी की होगी, अदर सोर्स की होगी, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होगी। तो सिंपल सी बात ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये उसी पॉइंट का है कि भैया मैंने घर किराए पर दिया, मेरा बिजनेस किराए पर देना नहीं है, बट किराए पर देने से मेरा बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, इसलिए ये रेंटल इनकम जो है वो बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होगी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो री, व्हेन ए हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर मंथली रेंट 25,000, रेंट मंथली है 25,000, फिर वो कहना चाह रहे हैं मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ सैलरी ऑफ स्वीपर और वॉचमैन 6,000 पर मंथ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी। आपने अब बोल दो सर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीएवी निकालेंगे। अब 25,000 है तो जीएवी कितनी आ गई, 3 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, एनएवी कितनी आ गई, वही 3 लाख रुपए आ गई। अब जो ये मेरे 6,000 रुपए खर्चे दिए हैं, क्या किसी काम के नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा था, जो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24A के अंदर, कितनी मिलती है, 30% ऑफ एनएवी। वो मिलती ही इसलिए है कि जो भी अपने खर्चे किए होंगे ना उसकी डिडक्शन मिलेगी 30%। तो आपको मैंने वहां पे लिखवाया भी था कि एक्चुअल खर्चा किसी काम का नहीं होता, तो ये खर्चा हमें कंसीडर ही नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। एनएवी आ गई, उसका 30% माइनस किया, बैलेंस क्या गया, 2,10,000 रुपए, तो इनकम क्या गई, 2,10,000 रुपए, ये इनकम निकल के आएगी। और कई बच्चे गलती क्या करेंगे, कई बच्चे गलती ये करेंगे कि 6,000 पर मंथ है तो एक्चुअल खर्चा आ गया 72,000, तो वो 72,000 माइनस करके आ जाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, यहां पे 30% डिडक्शन ही माइनस करनी होती है हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में। जो भी एक्चुअल खर्चा तुम करते हो वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि डिडक्शन जो मिली है वो उसी के लिए मिली है, खर्चों के लिए। और अगर खर्चे भी माइनस कर दोगे, डिडक्शन माइनस कर दोगे, डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना हाउस प्रॉपर्टी का, तो ऐसे ऐसे खर्चे जो भी दिए होंगे वो इग्नोर करने हैं, सिर्फ 30% माइनस करना है। उसके बाद एक और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, फटाफट से बोल दो रही, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, 8 साल। तो बताओ इस क्वेश्चन में था क्या, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन बन रहे हैं ना सर, ओ माय गॉड। आगे देखो रही, अगला क्वेश्चन, विक्रम मैन्युफैक्चर कंपनी हैज लोकेटेड इन ए बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक्वायर सम मशीनरी ऑफ 20 लाख, 10th August 19 it was put to use 1st September 19, the applicable rate of depreciation 15%, how much would be eligible additional depreciation for the assessment year 2021। अब वही बात कहना चाह रहे हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना मिलेगा। याद करो सर, मैंने पहले भी कहा था बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर फैक्ट्री लगाओगे
तो उस केस में एडिशनल जो मिलेगा ना वो 35% मिलेगा। तो यहां पर फैक्ट्री कहां पे है, देखो बैकवर्ड एरिया में, तो एडिशनल कितना मिलेगा 35, और किसका मिल गया एक्चुअल कॉस्ट का, तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी है 20%, उसका अगर मैं 35 निकालूंगा दैट इज 7 लाख, ये इसका आंसर आएगा। तो यह बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी भी होगी। बैकवर्ड एरिया कौन कौन से आते हैं, किस किस स्टेट के अंदर होंगे, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो उसने क्या बोला, बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जैसे उसने बोला ना बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो माइंड में क्या आया, एडिशनल जो मिलेगा वो 35% से मिलेगा। और अगर एडिशनल 35 से मिलेगा और आप चेक करो पुट टू यूज जो है वो 180 डेज से ज्यादा है, इट मीन पूरा मिलेगा, 17.5 नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो अगर 20 लाख का मैं 35 निकालूंगा दैट इज 7 लाख, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो जी। डोनेशन टू यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। याद आ रहा है सोशल साइंस वाले केस में 35.1.1 रिवेन्यू खर्चा साइंटिफिक रिसर्च, 35.1.2 35.1.2 जो था उस केस में था अगर हम डोनेशन देते हैं जनरल पब्लिक के लिए, और एक हमने 35.1.3 हमने किया था सोशल साइंस वाला, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ठीक है, तो ध्यान रखना है 35.1.2 का नहीं है जी, 35.1.3 में हमने सोशल साइंस वाला किया था, कितने परसेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। आपको मैंने पहले कहा था कि एक टाइम पर 125% थी, अब 125 खत्म हो चुका है, अब कितनी मिलेगी 100%, बस ये पर ध्यान दो। और जबकि 35.1.2 जो आपने पढ़ा होगा ना, 35.1.2 में कितनी थी 150%। तो ये क्वेश्चन 1.2 का नहीं है, ये क्वेश्चन 1.3 का है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है सोशल साइंस, और सोशल साइंस वाले आप घर जाके चेक कर लेना 35.1.3 में कवर होते हैं, और 1.3 में परसेंटेज कितनी है 100%। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि पहले 125 था, इन्होंने आंसर 125 दिया है, अब लिमिट हमारी 100% है, तो इसका आंसर कितना आएगा 100% आएगा। ठीक है, आगे देखो री फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखो जी। ABC Limited incurred rupees 10 lakh in the financial year as capital expenditure for the purpose of family planning amongst the employee. The expenditure allowable for the assessment year 2021 would be। कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया फैमिली प्लानिंग करवाने पर। याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब एक बार देश में इमरजेंसी लगी थी, जब इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम इंदिरा गांधी ने बोला था अपने अपने एम्प्लॉय को बोलो फैमिली प्लानिंग करे, और उस फैमिली प्लानिंग करवाने पर कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो भी रिवेन्यू खर्चा करेगी उसका 100% अलाउड था, और जो कैपिटल खर्चा करेगी मैंने कहा था 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होगा। और मैंने कहा था मेरे से एग्जांपल मत मांगना फैमिली प्लानिंग पर कैसे कैसे खर्चे होते हैं, ये आपने आप खुद आप रिसर्च कर लेना भैया, सिंपल सी बात है। यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फैमिली प्लानिंग करवाने पर कैपिटल खर्चा किया, तो कैपिटल खर्चा अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब खर्चा किया कितने, 10 लाख रुपए, तो अगर 10 लाख रुपए है डिवाइड बाई 5 करोगे तो हर साल कितना होगा 2 लाख रुपए, तो आंसर कितना आएगा 2 लाख रुपए, ये इसका आंसर आएगा। और अगर ये रिवेन्यू खर्चा होता तो फिर 100% डेबिट करते, ये बात ध्यान दो। और ये बात अगर आपको चेक करनी है पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन 36 में आप चले जाना, वहां पर फैमिली प्लानिंग की बात लिखी होगी। ठीक है जी, आओ जी आगे चलो फिर। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड कंपनी इज ए प्रोप्राइटरी कंसर्न ओन बाय विमला, द टोटल टर्नओवर फॉर द ईयर 1920 52 लाख, which includes proceed realized through banking channel before 31st July, that is 12 lakh. The presumptive taxation मतलब presumptive income था तो 4480, याद करो 4480, 4480 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला है उसके अंदर मैंने कहा था जो भी टर्नओवर होगी उसका 8% हम इनकम मान लेंगे, और अगर पेमेंट आई है ऑनलाइन मोड से तो कितनी इनकम मान लेंगे 6% मान लेंगे। अब उसने बोला टर्नओवर 52 लाख है, अब इस 52 लाख में से 12 लाख रुपए की टर्नओवर ऑनलाइन मोड से आई है, और अगर 12 लाख रुपए की ऑनलाइन मोड से है तो भैया 12 लाख का 6% और 40 लाख का 8%, तो इनकम कितनी आ गई 3,92,000। तो ये आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन में था क्या। अब कई बच्चों को जिनको ये पता ही नहीं है कि 4480 में 6% वाला भी कोई रेट है तो आंसर क्या करके आएगा। तो सिंपल सा तरीका है सर, 52 लाख है, 40 लाख का 8 और 12 लाख का 6%, टोटल 392, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कई बच्चे ऐसे मेरे को सामने नालायक घूर घूर के देख रहे हैं, कह रहे सर ये चल क्या रहा है, ये आप हमें क्या करा रहे हो। इधर देखो ध्यान से, नालायक को क्वेश्चन करा रहा हूं, घर जाके रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे ही मुझे देखोगे ना घूर घूर के। कोई बच्चे जो गुस्से में करे मैं मार दूंगा विवेक सर को, सही बता रहा हूं, कह रहे हाँ अरे इधर देखो ध्यान से, नालायक को मेरे को मारने की बात क्यों कर रहे हो, एक तो क्वेश्चन करवा रहा हूं,
आप अगर घर से रिवीजन करके आओगे, और बिलीव भी मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आप करते हो ना तो आपका माइंड खुलता है कि आपने प्रोविजन क्या पढ़े थे। मेरे साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि सर क्वेश्चन मिक्स है, सेम चैप्टर के नहीं है, और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, बिलीव में आपका माइंड खुलेगा। अब मुझे नहीं पता कि आपको मोटिवेशन मिलता है डिमोटिवेशन मिलता है, जो बच्चा रिवीजन करके बैठा उसको मोटिवेशन मिलता होगा। जिस बच्चे ने रिवीजन ही नहीं की, कह रहा सीधा क्वेश्चन करके ही मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, भैया वो आज भी फेल है, कल भी फेल है। एग्जाम क्रैक नहीं होता डायरेक्टली क्वेश्चन करने से। जब तक प्रोविजन पढ़े बिना क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन क्या समझ में आएगा सर? क्वेश्चन रटने के लिए बैठोगे तो दिक्कत वाली बात है, सिंगल क्वेश्चन भी मैच नहीं करेगा। ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? इससे प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं। अब बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे करे, ऐसे ही बनने हैं, ये सारे एग्जाम के तो क्वेश्चन है। और कई बच्चे मेरे को डेली मैसेज कर रहे हैं, सर पेपर करा दो जो हमारा दिसंबर 19 में गया, जून 19 में गया, टेंशन मत लो, उसके ऊपर भी आएंगे, और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। सर डे बाय डे ना हम सारे पेपर करेंगे, और मैं आपको फील कराऊंगा कि आप एग्जाम में क्या गलतियां करके आते हो। क्योंकि जो बच्चा सिर्फ एग्जाम देने जाता है ना, और वहां पे जाके पता नहीं क्या क्या करके आता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि उसने एग्जाम मतलब एग्जाम में क्या उसने ऐसा कुछ हुआ, वो एग्जाम सोल्व ही नहीं कर पाता। अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, और अभी तक हमने टोटल 28 क्वेश्चन किए हैं। आपका दिल ये बात जानता होगा, 28 में से 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। जो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन होंगे बस, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। अब बच्चे को 28 के 28 मुश्किल लगते हैं, रीजन बीइंग अपने माइंड में प्रेशर ले जाता है वो। तो सर थोड़ा पेपर करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप ये मत सोच के राय करो कि आपके सीएस के एग्जाम में नॉर्मल वे में जाओ कि भैया हमने तैयारी सही ढंग से की है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर करेंगे ना, आप उस अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं। आओ जी, आगे देखो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट फॉर मिस्टर राव हु इज एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक? वो ये बात कहना चाह रहे हैं इसमें से कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है? अर्बन लैंड कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, ये भी बन जाएगी, पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक है। ज्वेलरी ये भी है। तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015, याद करो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने बाहर निकाल दी थी जब मैंने कहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो ये वही पॉइंट आ गया। तो कैपिटल एसेट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो जी। डॉक्टर रवि प्रैक्टिसिंग मेडिसिन हैज ग्रोस रिसिप्ट 18,40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, प्रिजम्पटिव इनकम 44 एडीए, याद आ रहा है 44 एडीए प्रोफेशनल के लिए। प्रोफेशनल के लिए कितनी इनकम मानते हैं? 50%। तो भैया ग्रोस रिसिप्ट कितनी है? 1840, उसका 50 कितना आएगा? 9,20,000 रुपए। बताओ यार ये क्वेश्चन करने वाले हैं क्या? मतलब क्वेश्चन करने वाले आप खुद सोचना, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? अब अगर इसको लिमिट ही याद नहीं होगी कि 44 एडीए में लिमिट क्या है, उसके लिए मुश्किल है। और जो घर से सही ढंग से पढ़ के गया है, बिल्कुल याद करके गया है, तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं इसलिए आपको डेली करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ना लिमिट बैठ जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको याद हो कि विवेक सर ने सेशन में कराया था, लिमिट इसकी 50% है। तो 44 एडी वो बिजनेसमैन के लिए, उसमें 8% और 6%। 44 एडी प्रोफेशनल के लिए, दैट इज 50%। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन काट देना जी, ये क्वेश्चन पुराना है। अब ये 44 ए ई जो है चेंज हो चुका है ना, इसमें आपको देख आपने घर किया होगा हैवी गुड्स व्हीकल में 1000 पर टन वाला केस लग रहा है, और जो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है 7500 पर मंथ वाला केस है। तो क्वेश्चन पुराना है, अब ये क्वेश्चन उससे नहीं होगा, इसको यहां से काट दो। आगे आओ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स of an individual is liable to tax audit under section 44AB on mandatory basis if the annual turnover exceed। हाँ जी 44AB फटाफट से बताओ रही। अगर ऑडिट कराना है तो उसकी ऑडिट करवाने की लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए की लिमिट है जी। 50 लाख रुपए प्रोफेशनल के लिए, 1 करोड़ रुपए बिजनेसमैन के लिए लिमिट है। तो उसने पूछा है टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ऊपर, मतलब 100 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर कितना बनेगा? 100 लाख। बताओ क्वेश्चन में है क्या? अगला, अगर आपने ऑडिट नहीं कराया, अगर आपने ऑडिट नहीं कराया उस केस में पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 1.5 लाख रुपए की। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे 44AA में, पेनल्टी कितनी है? 25,000। और अगर 44AB में ऑडिट नहीं कराओगे तो पेनल्टी कितनी है? 1.5 लाख रुपए की। तो पहली बात तो ऑडिट कराने की लिमिट बिजनेसमैन वाले केस में 1 करोड़ है, ठीक है जी। और अगर ऑडिट नहीं कराओगे तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 1.5 लाख रुपए की। तो आप चेक कर लो, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिमिट बेस वाले हैं, बट वो याद तभी होंगे पहले अपने प्रोविजन अगर पढ़े होंगे तो लिमिट याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, उसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। एक बार चेक करना जी। ऑन 1 जून 19 कमलेश ट्रांसफर इज वेकेंट लैंड टू राजेश 12 लाख, और लैंड एक्वायर की है 1 सितंबर 16 में 3 लाख रुपए की, और उसकी इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है 3,30,000 रुपए,
टैक्सेबल कैपिटल गेन कितने आएंगे? पहले तो ये बताओ, आपने परचेज की 16 में और बेची आपने 19 में, 24 महीने के बाद बेची है, और 24 महीने के बाद गेन कौन से आते हैं सर? लैंड वाले केस में आपको मैंने पहले भी कहा था 24 महीने की लिमिट हो चुकी है, तो गेन कौन से आएंगे? लॉन्ग टर्म गेन आएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म गेन आएंगे तो मैं माइनस क्या करूंगा? कोआ या आई कोआ? आई कोआ माइनस करूंगा, तो भैया 12 लाख रुपए का सेल प्राइस और 3,30,000 रुपए की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो अगर मैं 3,30,000 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस बचेगा 8,70,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आंसर कितना आएगा? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,70,000 रुपए। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? आप कई बच्चे जिसको लग रहा होगा ये शॉर्ट टर्म है, सर शॉर्ट टर्म पहले 36 महीने की लिमिट होती थी, अब लैंड और बिल्डिंग वाले केस में 24 महीने की लिमिट है, तो ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के टाइम पर हम इंडेक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से इंडेक्स करना होता है, तो उस केस में 12 माइनस में 3,30, 8,70,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। ठीक है जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जी, देखो रिका आज लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये बात कहना चाह रहे हैं, रंगा एंड कंपनी हैज ऑन 1 अप्रैल 19 प्लांट एंड मशीनरी, रिटर्न डाउन वैल्यू है 12 लाख रुपए की। इट एक्वायर 2 प्लांट 3 नवंबर 19 6 लाख रुपए, और द एप्लीकेबल डेप्रीसिएशन का रेट है 15%। तो कह रहे हैं एलिजिबल डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा ये बता दो। पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 12 लाख, परचेज कितने किया? 6 लाख का, टोटल कितना हो गया? 18 लाख रुपए। अब जो आपने 2 प्लांट परचेज किए ना, 2 प्लांट परचेज किए, वो किए 3 नवंबर 19 को। अब अगर 3 नवंबर 19 है तो आप चेक करो, 3 नवंबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक ये लेस देन 180 डेज बन रहे हैं। अब अगर लेस देन 180 है तो इस पर जो डेप्शन मिलेगा पूरा मिलेगा, हाफ मिलेगा? हाफ मिलेगा। और जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उस पर मिलेगा पूरा। तो एक बार चेक करो, इस 12 लाख पर तो मिल गया पूरा 15%, और जो 6 लाख रुपए की आपने नई प्लांट परचेज की है उसका यूज किया 180 दिन से कम के लिए, तो अगर यूज लेस देन 180 होगा तो मैंने पहले भी कहा था हाफ मिलेगा, उसका निकाल दोगे 7.5, तो भैया 12 लाख का 15 और 6 लाख का 7.5, 2,25,000 रुपए निकल के आएगा डेप्रिसिएशन। ये आपका आंसर दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो यहां पे हमें बताना है एलिजिबल डेप्रिसिएशन, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन 35 थे जी, ये हमारे क्वेश्चन 35 थे। ठीक है, तो आज हमने एक वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और वही अप्रोक्सीमेट हमारे 50 मिनट हो चुके हैं। इतने तो लग ही जाते हैं आधे घंटे के कहने के चक्कर में। ठीक है, कई बच्चों को स्पीड फास्ट लगती है, कईयों को स्लो लगती है, कईयों को नॉर्मल लगती है। अब मैं अपने तरीके से कराता हूं, बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इससे स्लो चलूंगा फिर वही एक एक घंटे में सिर्फ 20-20 क्वेश्चन होंगे तो हमारा सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा सर। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने पहले रिवीजन की हुई है, और अगर आपने वो 19 घंटे वाली रिवीजन क्लास देखी है और जो आधे आधे घंटे में मैंने मिसलिनियस चैप्टर करवाए थे वो रिवीजन की है और आपने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है ये सेशन आपको बहुत सारा बेनिफिट देके जाएंगे। वो बात अलग है, गारंटी है, डे बाय डे बच्चा कम होता जा रहा है, डे बाय डे बच्चा कम देख रहा है। मुझे नहीं पता वो कम क्यों देख रहा है, बट मुझे इतना पता है कि जो बच्चे नहीं देख रहे उनका नुकसान तो होगा। चाहे उनको लग नहीं रहा उनका नुकसान होगा, उनको लग रहा है कि हमने सारा कुछ किया हुआ है, बट उनको पता नहीं है उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सर जब इसमें से पेपर बनेगा ना, आप खुद अप्रिशिएट फील करोगे। मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन बने ना बने, बट पैटर्न बिल्कुल सेम बनेगा, सेम लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे। और सर पढ़ने को मिल रहा है, पैसा कोई चार्ज मैं कर नहीं रहा, सिंपल सी बात है, आपकी सेवा करने के लिए आता हूं और डेली शाम को आता हूं। अगर आप इसका फायदा भी नहीं उठाओगे तो बताओ, मुझे भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा, क्योंकि मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपना बेस्ट दोगे नहीं दोगे, और मैं डेली बेस पर आपके लिए आ रहा हूं, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो। मैंने सब कुछ अपना छोड़ रखा है, रीजन मीन कि मेरे बच्चों को ये लगे कि मैं डेली उनसे मिलने आता हूं और उनको कुछ फायदा होता है। अब अगर आप नहीं देखोगे थोड़ा बहुत हर्ट तो होता है। अब बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ब्लेसिंग है, जो नहीं देख रहे प्लीज उनको रिक्वेस्ट करके बोल दो कि भैया भले की बात होती है, कोई मैं बेकार बातें नहीं करता, कोई मैं डांस नहीं, कोई मैं टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाता, कोई मैं यूट्यूब नहीं करता। ऐसे आपके भले की बात अगर आप देख लोगे तो आपका ही भला हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, उम्मीद करूंगा कल मैं शाम को 7 बजे आऊंगा, क्योंकि कल भी शाम को 7 बजे आपका ही एग्जीक्यूटिव वालों का ही होता है शाम को 7 बजे। बट अगर मैं कल नहीं आ पाया तो मेरे को कल सेक्शन 10 की लिस्ट बनानी है, मैं उस पर काम करूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा आऊंगा या नहीं आऊंगा। चांसेस 50-50 हैं, वैसे आ तो सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं अगर मेरी सेक्शन 10 की लिस्ट पहले बन गई तो मैं जरूर आऊंगा, अगर नहीं बनी तो फिर मैं ट्यूसडे को आपसे मिलूंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, एंड थैंक यू सो मच
जिन्होंने रोहन के लिए कंट्रीब्यूट किया, चाहे प्रे की है, कंट्रीब्यूट की है, तो भगवान करे बस रोहन जल्दी जल्दी सही होके आ जाए। और मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी विशेस पूरी की पूरी रोहन के साथ हैं और आपकी भी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वो बच्चा बहुत जल्दी सही होके हमसे मिलने के लिए आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।